हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है और आपका चाहे पेपर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप पढ़ सकते हो मेरी वीडियो से और फिर अपने अकॉर्डिंगली आप नोट्स बना सकते हो। या नोट्स नहीं भी बनाने तो सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसी से पढ़ लेना। क्योंकि हाँ ठीक है, पूरा वीडियो देखने में टाइम लगता है, बट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जितना मैं एक वीडियो में पढ़ाती हूँ उतना एक बार में ही लिख देती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी रहे, क्योंकि बच्चे नोट्स वगैरह मांग रहे हैं मुझसे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ठीक है, तो यार एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, और फिर उसको पढ़ना आराम से। फ़ोटोज़ तो रख सकते हो ना अपने पास सेव करके, वीडियोज़ तो डाउनलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मोबाइल का जो है स्टोरेज भी जाएगा और इतना टाइम भी नहीं होता है आप लोगों के पास। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जब इस चीज़ को आप पढ़ोगे ना तो आपको सब याद आ जाएगा कि मैंने कैसे कैसे समझाया था, तो उसकी फ़िक्र नहीं करो, ठीक है। तो नोट्स यही हैं आप लोगों के, ठीक है, फाइन। सो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा फैक्ट पढ़ते हैं। और आज का हमारा फैक्ट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, द सेम एंजाइम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग अवर फूड विल बिगिन टू डाइजेस्ट द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ आफ्टर डेथ। क्या बोल रहा है कि वो एंजाइम जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है अभी भी, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है, वही बॉडी हमारे मरने के बाद हम ही को डाइजेस्ट कर जाती है, मतलब हम ही को खा लेती है, हम ही को पूरा ख़त्म कर देती है। मतलब अगर कोई इंसान है और वो मर जाता है तो जो एंजाइम उसकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट थी जब वो ज़िंदा था, जो एंजाइम उसको उसका खाना डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती थी, एट द एंड वही एंजाइम उसके मरने के बाद उसको डाइजेस्ट करने लगेगी, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में यार देखो, प्रोसेस वही होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, जो प्रोकैरियोट्स में था वही इसमें भी होगा। आप लोग वो इसमें भी ऐड कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो अलग अलग होती हैं दोनों में, मैंने बताया, तो कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इन यूकैरियोट्स देयर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। इसमें 3 RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। उनका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। 3 मतलब पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो तीनों ही RNA को बनाती हैं अलग अलग। एक mRNA को बनाएगी तो एक tRNA को बनाएगी, एक जो है rRNA को बनाएगी। इस तरह से वो पॉलीमरेज एंजाइम जो होती हैं वो बनाती हैं, ठीक है, RNA को बनाती हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, इतना उस पर ध्यान नहीं देना है। तो इन यूकैरियोट्स क्या होता है, देयर आर एटलीस्ट 3 पॉलीमरेज, 3 पॉलीमरेज होते हैं, इतना याद रखना। दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 पॉलीमरेज होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स एंड दे आर नॉन फंक्शनल। यार देखो, अब जरा इमेज को देखो, आप लोग को एक इमेज दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पे, दैट इज ये देखो, ये आपको एक डीएनए दिख रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड है, वहाँ पे हमारा आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। आरएनए का फॉर्मेशन वही सेम प्रोसेस से होगा कि पहले इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन कैसे होगा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग अपने आप से लिख सकते हो। अगर प्रोकैरियोट्स वाला देखा है तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी होनी है, ठीक है। इनिशिएशन होगा, चेन इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन किसके बेसिस पे होगा, सिग्मा फैक्टर आके इनिशिएट कराएगा और उसके थ्रू जो है हमारा प्रोमोटर जो होगा वो एक्टिवेट होगा और आगे की तरफ बढ़ेगा और पीछे पीछे आरएनए बनता रहेगा। पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली वो प्रोमोटर को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है और सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है, मैंने बताया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा हमारे प्रोमोटर को, प्रोमोटर के पीछे पीछे उतना ही आरएनए बनता चला जाएगा, ठीक है। आरएनए बन गया हमारा, टर्मिनेटर रीजन पे आ जाएगा। जब टर्मिनेटर रीजन आ जाएगा, एक पॉइंट मैंने बताया था ऐसा जहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। यार अब मान लो यहाँ पे एक दीवार है, तो अब हम दीवार को तोड़ के आगे जाएं, या तो यहीं पे रुक जाएं। तो तोड़ेंगे तो नहीं ना, इतनी तो ताकत नहीं है कि हम पूरी दीवार तोड़ें, नहीं ना, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर पॉइंट, हम वहाँ पे स्टॉप हो गए, स्टॉप पॉइंट हो गया हमारा वो। तो वो जो वॉल है वो हमें क्या बता रही है कि ये हमारा टर्मिनेटर पॉइंट है। ऐसे ही जब टर्मिनेटर पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आता है तो वो कौन बताता है हमें, रहो फैक्टर बताता है, यानी कि जो वॉल है वो रहो फैक्टर है, वो हमें बता रहा है कि अब ये तुम्हारा टर्मिनेटर पॉइंट आ गया, अब तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन अपना स्टॉप कर देना है, ठीक। तो जितना आरएनए बन जाता है वो हमारा
निकल लेता है साइटोप्लाज्म में, वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता और निकल लेता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो कि मैंने बताया था आप लोगों को। वो सारी चीज़ें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में सेम होती है। इनिशिएशन, चेन एलॉन्गेशन और टर्मिनेशन मैंने अभी बताया आपको पूरा शॉर्ट में। अब देखो इसमें कुछ अलग क्या होता है। देखो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कंटेन्स बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स एंड दे आर नॉन फंक्शनल। अब ये एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होते हैं, देखो एक्सॉन जो होता है बेसिकली वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत है। एक्सॉन क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है जिसकी हमको ज़रूरत है, और इंट्रॉन्स इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ये फालतू का आ जाता है बीच में। तो ये जो है प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, ऐसा प्रोकैरियोट्स में नहीं था, ठीक है। फिर अब ये जो फालतू की चीज़ आ गई है इंट्रॉन, इसको हमें हटाना भी तो है। इसको हटाएंगे कैसे, अपने आप तो चला नहीं जाएगा, इतना सीधा तो है नहीं। इसको हटाएंगे, इसको हटाने की प्रोसेस होती है स्लाइसिंग प्रोसेस। स्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, टेक्स प्लेस वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंट इन अ डिफाइंड ऑर्डर। मतलब एक स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है जिसमें इंट्रॉन्स को हटा देते हैं, ये जो फालतू कहते हैं इनको भगा दिया कि चलो निकलो तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ से गेट आउट हो, ठीक है। और जो एक्सॉन्स जो हमको चाहिए, अब देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये जो इस तरह का आपका आया है, इसमें एक्सॉन्स हैं और इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सपोज ये हमारे इंट्रॉन्स हैं और ये हमारा एक्सॉन है। देखो फोटो में दिख रहा है ना, इसी तरह से बीच बीच में एक्सॉन और बीच बीच में इंट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है अल्टरनेटिव वे में, यानी कि एक के बाद एक ऐसे प्रेजेंट है। अब ये हमको रिमूव कर देना, इंट्रॉन हमें नहीं चाहिए। तो जब ये हट जाएगा तो एक कंप्लीट आरएनए हमको मिल जाएगा, यानी कि एक्सॉन से बना हुआ एक कंप्लीट आरएनए मिल जाएगा ना हमें, कोडिंग सीक्वेंस हमें पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा इमेज में कि ये पूरी सी पहले ये इसमें देखो रेड जो हैं वो इंट्रॉन्स हैं और जो येलो है वो क्या है, एक्सॉन्स हैं। तो जो रेड इंट्रॉन्स हैं इनको हम स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू हटा देंगे, इनको काट पीट के फेंक देंगे, निकाल देंगे इनको यहाँ से, और एक्सॉन्स जो बचेंगे उन सबको एक पास जोड़ देंगे, ठीक है। जब एक हमको कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस मिल गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है। अब देखो आगे एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि एचएनआरएनए क्या होता है। जब एचएनआरएनए को ही एमआरएनए बोलते हैं, अभी आगे लिखा हुआ भी है। देखो एचएनआरएनए अंडरगो 2 प्रोसेसेस, इसमें 2 प्रोसेसेस होती हैं, ये याद रखना कौन सी 2 होती हैं और क्या होता है हमें। पहली होती है हमारी कैपिंग एंड दूसरी होती है टेलिंग। ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना लिखा है उतना ही पढ़ो, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इनिशिएशन वगैरह हुआ, चेन एलॉन्गेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, ये सब तो हुआ तभी तो आरएनए बनेगा, ये सब हुआ। और उसमें कुछ डिफरेंस आया कि उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स आ गए और 3 तरह के पॉलीमरेज इसमें होते हैं, ठीक है। और फिर अब इंट्रॉन्स को हटाने के लिए कौन सी प्रोसेस चाहिए होगी हमें, स्प्लाइसिंग प्रोसेस चाहिए होगी। स्प्लाइसिंग प्रोसेस करेंगे हम लोग अपनी, जिसके थ्रू इंट्रॉन्स को हटा देंगे और एक्सॉन्स को एक पास जोड़ देंगे। फिर जो एचएनआरएनए यानी कि ये वाला जो आरएनए हमको मिला, इसमें क्या होता है, 2 प्रोसेसेस होती है, एक होती है कैपिंग एंड दूसरी होती है टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए पे जोड़ते हैं, यानी कि मान लिया ये 3' एंड है और ये 5' एंड है, तो 5' एंड पे जो है क्या हो रही होगी, हमारी कैपिंग हो रही होगी प्रोसेस, और 3' एंड पे क्या हो रही होगी, हमारी टेलिंग हो रही होती है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब ये सब कैपिंग, टेलिंग, स्लाइसिंग सब हो जाएगा, तब जो हमें आरएनए मिलेगा उसको बोलते हैं एचएनआरएनए या फिर एमआरएनए, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम, ये तो पता ही है ना आप लोग को, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म में आ जाता है और फर्दर वहाँ पे क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इतना समझ में आया आप लोगों को, आया कि नहीं आया? अच्छा, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सॉन और इंट्रॉन में से एक कोडिंग होता है और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। अगर वीडियो अच्छे से देखी होगी तो बता लोगे। तो आज का Q&A है कि इंट्रॉन्स जो होते हैं कोडिंग या फिर नॉन कोडिंग में से क्या होते हैं, मतलब कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं या फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं इंट्रॉन्स। ये मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए इसका, ठीक है। आंसर ज़रूर दिया करो यार क्वेश्चंस का, ठीक है, वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो ट्रांसक्रिप्शन समझ में आना कि क्या होता है यूकैरियोट्स का, एक बार फिर से देख लो कि वो 3 प्रोसेस इसमें वही सेम होंगी, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, चेन एलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, तो सेम लिख सकते हो। बस जहाँ पे प्रोकैरियोट्स है वहाँ पे यूकैरियोट्स वगैरह डाल देना, इतने तो काबिल हो, इतना कर लेना। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें क्या बन गया, एक्सॉन और इंट्रॉन बन गया।
और फिर इसको रिमूव करने के लिए स्लाइसिंग प्रोसेस की गई। HNRNA को कम्प्लीटली mRNA बनाने के लिए, यानी कि जैसा mRNA हमें चाहिए है वैसा mRNA बनाने के लिए इसमें 2 प्रोसेसेस और होती हैं, कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग जो होती है 5' पे होती है और टेलिंग 3' एंड पे होती है। फिर जो हमें RNA मिलता है दैट इज़ HNRNA, या फिर उसको mRNA भी कह सकते हैं। HNRNA का फुल फॉर्म होता है हेट्रोन्यूक्लियर RNA, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे फर्दर क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आंसर ज़रूर दें क्वेश्चन का।